के साथ करेंगे। रांची में आरएसएस दफ्तर पर 16 जून की रात हुए पेट्रोल बम हमले की जांच लगातार नए खुलासे होने के दावे किए जा रहे हैं। इस मामले में सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी सामने आ रही है कि मामले में कथित आईएसआई कनेक्शन और स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की कई पहलुओं से पड़ताल कर रही हैं। इस बीच मामले से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर आरोपी अमन अंसारी और सैफ किराए की टैक्सी से आरएसएस दफ्तर के पास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में दोनों टैक्सी से उतरते नजर आते हैं, जबकि सैफ के हाथ में संदिग्ध सामग्री होने का दावा किया जा रहा है। उस समय टैक्सी के अंदर तीसरा आरोपी था और चालक भी मौजूद था। वहीं दूसरा सीसीटीवी फुटेज रांची रेलवे स्टेशन का है, जिसमें दोनों आरोपी हमले से पहले दिखाई देने का दावा किया जा रहा है और हमले के बाद की तस्वीरें जो दोनों की आई हैं उसमें ट्रेन में बैठे होने की भी बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के दूसरे शहर जाने और अन्य संपर्कों की जांच भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क के कथित स्लीपर सेल और अन्य कड़ियों की गहन जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, ये तस्वीरें रांची रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है जो आपकी स्क्रीन पर, और अमन अंसारी जो कि इस मामले में आरोपी है उसकी तस्वीर। और इस मामले में लगातार जांच एजेंसियां नए खुलासे कर रही है। हालिया खुलासा ये है कि इस पूरे हमले की प्लानिंग 2 महीने से हुई थी और इसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है। इसके अलावा स्लीपर सेल के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, और क्या अपडेट इस मामले में आया है? मामले को लेकर पुलिस जो एटीएस है वो भी जानकारी जुटाने में लगी है और इसे लेकर ही लोहरदगा में जो अमन अंसारी और सैफ अंसारी के घरों पर भी टीम पहुंची थी और वहां से भी कई अहम जानकारियां जो है उनके द्वारा जुटाई गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो अमन के घर से उसका पासपोर्ट और आधार कार्ड एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है। बता दें कि अमन जो है वो दुबई गया था, एसी मैकेनिक के रूप में कार्य करता था। उसी को लेकर उसके पास पासपोर्ट था जिसे एटीएस ने जब्त किया है। अब इस पूरे मामले में जो रिमांड है वो भी एटीएस जल्द ही इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इन लोगों के द्वारा अभी फिलहाल अगर कहा जाए तो आरएसएस कार्यालय रांची में हमला किया गया। इस पूरे कांड का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं दहशत फैलाना था, जो आरएसएस कार्यालय को आग के हवाले करना था, लेकिन ये पूरी तरह से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ये भी आया है कि यहाँ से निकलने के बाद इन आरोपियों को लखनऊ में जाकर एक घटना को अंजाम देना था, आतंकी वारदात को अंजाम देना था। हालांकि कोडरमा के आगे पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ट्रेन से ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले में बता दें कि इन्हें 1.5 लाख रुपए जो है वो इस घटना को कारित करने के बाद मिलने थे। हालांकि वो पैसे इन्हें नहीं मिले, मात्र 10,000 रुपए ही जो सैफ और अमन को मिले थे, उसके अलावा पैसा नहीं मिला, जो बताता है कि इनके द्वारा कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की योजना थी। वहीं जो जानकारी है ये ड्रग्स के एडिक्ट थे, ब्राउन शुगर भी लिया करते थे और कहीं ना कहीं इसी का फायदा जो है वो जो इनके सरपरस्त थे, जो आका थे, वो उसका उठा रहे थे और इन्हें पैसों की लालच और रेडिकलाइज कर आतंकी गतिविधियों में शामिल कराना उनका मकसद था, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। और यही वजह थी कि आरएसएस कार्यालय पर इनके द्वारा हमला किया गया और फिर दूसरी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए झारखंड से निकल चुके थे। हालांकि पुलिस और तमाम एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की वजह से इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो देखिए, नशे के आदी थे और इसी का फायदा उठाकर इनके आका इनसे इस तरीके की गतिविधि को अंजाम दिलवा रहे थे। ये जानकारी निकलकर अब सामने आई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रांची में आरएसएस के दफ्तर पर हमले में अब तक क्या क्या हुआ है और कहां तक जांच एजेंसी की आंच पहुंची है। तो देखिए, 16 जून की रात रांची में पेट्रोल बम से हमला किया गया आरएसएस के दफ्तर पर। सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं।
सॉस की बोतल को बम की तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, ये भी जानकारी है। किसी तीसरे को वीडियो भेजने की बात भी जांच में निकल करके सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी। 18 जून को हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अमन अंसारी और सैफ अंसारी सहित 3 आरोपियों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। हमले के पीछे आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की ISI का हाथ होने की भी बात इसमें कही जा रही है। कुछ CCTV फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ है, जैसे कि टैक्सी में स्टेशन से लेकर RSS दफ्तर तक ये आरोपी आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में स्लीपर सेल से ये आरोपी मिले थे, ये भी खुलासा हुआ है। 2 महीने से इस पूरे हमले की साजिश रची जा रही थी, ये भी जानकारी मिली है। 20 जून को सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा होता है। स्लीपर सेल से 1.5 लाख रुपए में इस पूरे हमले को लेकर के डील हुई थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और देखिए, रांची में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई लोग मौजूद रहे। और इस दौरान कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया कि इंडिया महागठबंधन अटूट है। हमारे गठबंधन में से एक प्रत्याशी JMM की जीत हुई है और वहीं दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रणव झा की हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि ये महागठबंधन की हार है। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजे झारखंड में आने के बाद से सियासत गरमाई हुई है और इसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से बयान ये दिया जा रहा है कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और यह हार महागठबंधन की हार है। सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। हमारा गठबंधन का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी महाराष्ट्र यात्रा छोटी कर दी है। बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच उन्होंने ये फैसला लिया है और आज ही रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौट जाएंगे। 21 जून को मुख्यमंत्री को रांची लौटना था और आज ही विशेष विमान से वो वापस लौट रहे हैं। रात के करीब 10 बजे उनके वापस लौटने का समय बताया जा रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र यात्रा पर CM हेमंत सोरेन गए हुए थे, लेकिन झारखंड में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच उन्होंने अपनी महाराष्ट्र यात्रा को छोटा कर दिया है और वो आज ही विशेष विमान से लौटने वाले हैं। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो सरगर्मी बढ़ी है उसको देखते हुए CM ने अपनी यात्रा छोटी कर दी और हमारे संवाददाता गौरव झा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल जूली, हम आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महाराष्ट्र दौरा से कल वापस लौटना था। कल करीबन दोपहर के 1 बजे वो रांची लौटने वाले थे, लेकिन अब उनके यात्रा में तब्दीली की गई है। वो आज रात करीबन 10 बजे के आसपास जो है वो रांची पहुंच जाएंगे। तमाम सियासी बयानबाजी आप देख रहे हैं कि झारखंड में किस तरीके से रह रही है।
उस दरमियान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को कम कर झारखंड लौटना कहीं न कहीं सियासी ओर भी इशारा करता है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जब वापस आएंगे, इस दौरान जो झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जिनमें से आप अगर CPI-ML की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है उसे ठीक किया जाए। समीक्षा बैठक की बात हो रही है कि गठबंधन के अंदर तो क्या मुख्यमंत्री कल कोई बैठक भी करने वाले हैं विधायकों के साथ, महागठबंधन के विधायकों के साथ? इसे लेकर अब तक कुछ भी निर्देश और स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की यात्रा को कैंसिल किया गया है। अब आज वो लौटेंगे, उसके बाद देखना होगा कि आगे गठबंधन और उसके साथ साथ सरकार में क्या कुछ चलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा को छोटा कर दिया है। बढ़ते हैं आगे, धनबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ईस्ट बसुरिया में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की के पिता की ओर से पुलिस में आवेदन देकर शिकायत की गई है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसके साथ 2 बार दुष्कर्म की घटना हुई है। उन्होंने आरोपी किशन कुमार बुडिया और उसके भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस पर भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया गया है। सांझ के 6 बजे हम लोग के बुलाया, अब बोल रहा है लड़की दीजिए, तब बोल रहा है मुखिया साथ आएगा तब देंगे। बस इतना बोलते बोलते मारपीट हो गया, हम लोग भगा दिया। फिर हम लोग आए 18 तारीख के थाना गए, तब बोला क्या हुआ, तो बोलिए लड़की हमको टाउनशिप में है, तो गया साथे में लेके हम भी गए और लेके आया। बोला कि यहाँ लेडीज पुलिस नहीं है महिला, रात भर ले जाओ। हम लोग के खाली बोल रहा है अति करो, कम परवाज करो। कैसे कम परवाज करें बताइए तो। और अगली खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां फतेहपुर प्रखंड की सिमला डालगाल पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। बड़ा असना गांव के एक मजदूर परिवार ने आरोप लगाया है कि जियो टैगिंग होने के बावजूद उनका नाम लाभुक सूची से हटा दिया गया, जबकि संपन्न परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने आवास योजनाओं की लाभुक सूची की जांच करने और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। में नाम नहीं आया, बल्कि जियो टैग करके गया था। इन सप्ताह हो गया, इधर मिर्धा टोला में 2-3 घर छूट गया। अब 8 साल से यही हाल है। ये मेन आवास से रिलेटेड है, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि उनका नाम, कुछ लोगों का नाम पहले आया था, कट गया है, और कुछ लोगों का नाम इंक्लूड करना है। ये जिस तरह शिकायत आ रहा है आवास में, तो मैंने आज ही डायरेक्शन दिया है कि सारे पंचायत सचिव और रोजगार सेवक अपने लेवल पे वो सर्टिफिकेट देंगे कि जो भी लिस्ट में नाम इंक्लूड किया गया है वो अहर्ता रखते हैं और प्रायोरिटी सूची में उनका नाम ऊपर है। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं काटा गया है जो अहर्ता रखता है और फॉर नो रीजन उसका नाम काटा गया है। तो उस सर्टिफिकेट के बाद भी अगर किसी के पंचायत सचिव के द्वारा गलत किया जाता है उस पर। चाईबासा के मकरंडा गांव के प्राथमिक विद्यालय की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। यहां कक्षा 1 से 5 तक के करीब 80 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात के दिन में कमरे की छत से पानी टपकता है। स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायतों के बावजूद अब तक ना तो नया भवन बना है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नाराज ग्रामीणों ने 1 सप्ताह का समय देते हुए मनोहरपुर राउरकेला मार्ग को जाम कर स्कूल में तालाबंदी करने का फैसला लिया है। 2 रूम में, एक तो पूरा जर्जर में गिरने का संभावना में है और एक तो उस रूम में 1 से 5 तक बच्चा पढ़ते हैं। तो एक ही रूम में 5 क्लास तक पढ़ने के लिए बच्चे सबको दिक्कत होता है। आधा बच्चा बरना में बैठते हैं और एक तो उसी में भी पानी चूता है। समस्या सर हम लोग का भवन की कमी है सर, बच्चे ज्यादा हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे अभी 80 के हैं सर। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? 1 से 5 तक पढ़ाई होती है सर। और कमरा कितना है? कमरा सिर्फ 1 है सर। एक कमरा है। और ये जो तो जर्जर 2 कमरा है, जर्जर है। तो ये कब बना था नया कमरा जो है? नया कमरा तो हम तो सर नहीं जानते हैं, लेकिन अधिक से अधिक सर 15 साल हो रहा होगा सर। अच्छा, और ये तो बहुत पुराना है, 65 का तो यहाँ तो रिस्क भी है। और जो नया कमरा उसमें भी चूता है पानी? उसमें भी पानी चूता है। बरसात में नीचे फर्श पूरा भीग जाता है सर। बच्चे लोग मैंने आगे पूरा बेंच में बढ़ जाता है, पीछे चल जाता है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट का भी खतरा रहता है एकदम पूरा। और देखिए, ये खबर सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है।
सवाल ये कि क्या बच्चों का भविष्य इतना सस्ता है? जर्जर भवन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो कि न्यूज़ 18 पूछ रहा है सिस्टम से। धनबाद के कालूबथान में सड़क दुर्घटना के बाद विवाद का मामला सामने आया है। पिंडरहाट पंचायत में एक भारी वाहन ड्रेन में घुस गया, जिससे ड्रेन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग की है और इस दौरान वाहन पक्ष और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया, जिसमें पंचायत मुखिया के पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इलाके में पुलिस की नजर बनी हुई है। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर रांची में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस की ओर से सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक सूचना या फिर पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की, हालांकि अब तक कोई भी आपत्तिजनक जानकारी सामने नहीं आई है। परीक्षा के मद्देनजर होटल, लॉज पर भी पुलिस की पैनी नजर है। भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ब्रीफ किया गया है, सतर्कता के लिए उसको वो किया गया। लगातार सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि टेलीग्राम पर बैन है, बट जो अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी जो पुलिस की टीम है उसकी भी लगातार नज़र है। कुछ जो सस्पिशियस लोग हैं उनसे रांची पुलिस की टीम ने कल पूछताछ भी करी थी इसी क्रम में, जो हमें सस्पिशियस नेचर का जो फील हुआ था, हालांकि उसमें हमें कुछ मिला नहीं। और अभी भी आज रात को भी जो हमारे जितने भी होटल्स हैं, लॉज हैं, वहाँ पर भी जो सस्पिशियस कुछ होगा तो उसकी लगातार चेकिंग की जाएगी। आज रात को भी रेलवे स्टेशन पर भी। और अगली खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां नीट के री एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन की टीम ने एक साथ कई होटल और रेस्टोरेंट का जायजा लिया। डीसी के निर्देश पर परीक्षा के मद्देनजर जिले में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जायजा लिया गया। जांच के दौरान होटल संचालकों और प्रबंधकों को आगंतुकों का समुचित पहचान पत्रों का सत्यापन सुनिश्चित करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। उसके मद्देनजर हम लोग विभिन्न होटलों में चेकिंग कार्यक्रम चला रहे हैं और संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका न रहे परीक्षा में। तो इसी के आलोक में ये किया जा रहा है। रविवार को जमशेदपुर में नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। निष्पक्ष, स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जमशेदपुर में परीक्षा के लिए 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसे सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। वरीय अधिकारियों ने सभी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला भी लिया। लॉ एंड ऑर्डर को अभी हम भेजे हैं सारे सेंटर्स पे। कई जगह पे ये पता चला था कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह इंस्टॉल हो रहा है अभी, तो वो देखने गए हैं कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं। फाइनली ऐसे सब व्यवस्था है। यहाँ पे सब आ गया है। क्वेश्चन पेपर ले जाने के लिए हम लोग स्पेशल कैश वैन का इंतजाम कर लिया है, जो 8 सेंटर पे वहाँ पे लेके जाएगा सुरक्षित ढंग से। पीरियड में वाहनों पे नो एंट्री का तो निकल चुका है, पहले समाचार पत्रों में इसकी सूचना जारी हो गई है। आज्ञा का तो ऐसा नहीं कोई सूचना है, निषेधाज्ञा लागू करने